Hello students, today I will discuss a very important topic, solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid. It can be defined as the maximum amount of gas that can be dissolved in a unit volume of liquid at given temperature and pressure is called solubility of liquid, solubility of gas, not liquid, solubility of gas in a liquid. Understand? This is very simple definition of a solubility of gas in liquid. You can define the maximum amount of gas that can be dissolved in a unit volume of liquid at a given temperature and pressure is called solubility of gas in liquid. Clear? अब आपको हम बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी किसका, गैस का, किसमें, लिक्विड में किन किन फैक्टर के द्वारा इफेक्टेड होती है, सॉल्युबिलिटी पर किन किन फैक्टर का प्रभाव पड़ता है, इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लें, ठीक है ना। तो टॉपिक क्या होगा, इसको मिटा दें। Factors which affect solubility of gas in a liquid. Factors which affect solubility of gas in liquid. There are the following factors. First, nature of gas. Gas means solute, and solvent. सॉल्वेंट के रूप में कौन होगा आपका, सॉल्वेंट के रूप में आपका क्या है, लिक्विड। तो गैस जो सॉल्यूट का वर्क कर रहा है और सॉल्वेंट के रूप में कौन है, लिक्विड है। दोनों के नेचर पर आपका सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी का एक जनरल प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। याद करिए, आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है आपका सॉल्युबिलिटी का, जनरल जो प्रिंसिपल है वो है आपका लाइक डिजॉल्व्स लाइक। दैट मीन्स polar solute dissolves in polar solvent and non-polar solute dissolves in non-polar solvent. तो गैस आपका पोलर हो, सॉल्वेंट भी आपका पोलर हो, तो गैस उस सॉल्वेंट में क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा। अगर गैस आपका नॉन पोलर हो और सॉल्वेंट आपका पोलर हो तो गैस डिजॉल्व नहीं करेगा। नहीं करेगा का मतलब
बहुत लिटिल उसका डिजोल्यूशन होगा, वेरी स्मॉल एक्सटेंट में वह डिजोल्व कर सकता है, यानी कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट इस पर आपका निर्भर करेगा। जनरल प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। फॉर एग्जांपल NH3 पोलर गैस है, ठीक है, और H2 नॉन पोलर गैस है। पोलर और नॉन पोलर भी 11th में आप पढ़े हैं। NH3 आपका क्या है? पोलर गैस है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है। H2 का डाइपोल मोमेंट नहीं है, H2 का डाइपोल मोमेंट क्या है आपका? 0 है। तो बताइए कि यह क्या है? नॉन पोलर। यहाँ पर यह क्या है आपका? पोलर। तो कोई आपसे कहे कि दोनों में से कौन डिजॉल्व करेगा, तो निश्चित करेंगे कि NH3 आपका वाटर में, यहाँ सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर ले लें, वाटर आपका सॉल्वेंट है और यह है किस नेचर का है? पोलर नेचर का है। तो NH3 आपका H2O में डिजॉल्व करेगा, लेकिन हाइड्रोजन H2O में आपका डिजॉल्व नहीं करेगा। हाइड्रोजन इज नॉट वेरी सोलुबल इन वाटर, whereas NH3 is more soluble in water. Understand? Here NH3 is very soluble in water, while hydrogen is not very soluble. That means that is it is insoluble in a water. Understand? NH3 is polar gas, H2O is polar solvent, therefore NH3 dissolves in water, whereas hydrogen is non-polar in nature and H2O is polar, therefore hydrogen is not a soluble in water. Understand? नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देना है, जो गैसें आसानी से द्रव में बदल जाती हैं, इजीली लिक्विफिएबल हैं, तो वह वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है। आप बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, नोट। गैसेज इजीली करते रहे, इजीली लिक्विफिएबल, इजीली लिक्विफिएबल गैसेज और गैसेज which react with water, वाटर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है, आर मोर soluble in a water. फॉर एग्जाम्पल NH3 आपका इजीली लिक्विफिएबल गैस है, इजीली लिक्विफिएबल गैस है, और हाइड्रोजन आपका या नाइट्रोजन हुआ चाहे He हुआ, नॉट ए इजीली लिक्विफिएबल गैसेज। NH3 हुआ आपका, CO2 हुआ, SO2 हुआ, ठीक है ना, ये सब इजीली लिक्विफिएबल गैसेज हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, He नॉट इजीली लिक्विफिएबल गैसेज हैं। तो बताओ कि कौन ज्यादा वाटर में सोलुबल हुआ? तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि CO2, SO2, NH3 आर मोर सोलुबल इन वाटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। You can say
CO2, SO2, NH3 etc. are more soluble than H2, N2, He etc. in a वाटर। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि NH3 गैस वाटर में सोलूबल क्यों होता है। NH3 आपका क्या है? एक तो बता सकते हैं कि पोलर है, वाटर भी आपका पोलर है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल पर आपका डिजॉल्व कर जाएगा। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि NH3 इजीली लिक्विफिएबल गैस है, इसलिए वाटर में ज़्यादा क्या होगा, सोलूबल होगा। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं NH3 वाटर से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए वाटर में क्या है, रेडिली सोलूबल है। चौथा पॉइंट आप बता सकते हैं कि NH3 को जब वाटर में आप मिक्स करेंगे तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। दैट इज वाई NH3 इज सोलूबल इन वाटर। अंडरस्टैंड? तो कई रीजन्स आप दे सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने दिमाग, अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है ना, ताकि ये सब बातें याद रहें और आसानी से आप आंसर कर सकें। मिटा दें इसको। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी, टेम्परेचर का भी सोलबिलिटी पर आपका प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे ही बता सकते हैं बिना अपने दिमाग पर स्ट्रेस दिए हुए, टेम्परेचर अच्छा बताइए, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस जो मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में आपका मौजूद है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वह सॉल्यूशन फेज से एस्केप करने लगेगा। तो बताओ कि सॉल्यूशन से अगर एस्केप कर जाएगा तो क्या कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, तो निश्चित कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सीधा सीधी इसमें लिखेंगे solubility of gas generally decreases with increase in temperature। जनरली का मैंने प्रयोग किया है क्योंकि सम गैसेज ऐसी हैं जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। तो कुछ इसमें एक्सेप्शन है, इसीलिए जनरली वर्ड का प्रयोग हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जनरली डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नोट में लिख लेना, सम गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम गैसेज like हाइड्रोजन, इनर्ट गैस जैसे He हो गया, etc is slightly increase with increase in temperature in a non-aqueous सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट आप जानते हैं, वाटर को छोड़ करके अदर जो भी सॉल्वेंट होगा वो नॉन एक्वस का रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका हाइड्रोकार्बन हो जाएगा ना जी, हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन है आपका, हाइड्रोकार्बन है तो बेंजीन आपका कैसा होगा, नॉन एक्वस होगा। इथाइल अल्कोहल कैसा होगा,
नॉन एक्वस होगा, ये सब सॉल्वेंट नॉन एक्वस कहलाएंगे। तो इसमें हाइड्रोजन, इनर्ट गैस वगैरह की जो सॉलिडिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पर स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। अब देखो टेम्परेचर के प्रभाव को आप ली चैटलियर प्रिंसिपल के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस प्रिंसिपल के द्वारा? ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो यहां पर हम कर दिए गैस, अब प्लस है लिक्विड, बना क्या? सॉल्यूशन। गैस आपका सॉल्यूट है, लिक्विड आपका क्या है? सॉल्वेंट है, और ये दोनों मिल करके सॉल्यूशन बना रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि गैस का जो डिसोल्यूशन है, लिक्विड में, सॉल्वेंट में गैस के डिजोल्व होने का जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। डिजोल्विंग ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। मेरी बात फॉलो कर लिए? तो गैस और लिक्विड मिल करके क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। तो डिसोल्यूशन जो होता है गैस का, वह एक्सोथर्मिक होता है, याद रखना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज ए एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक समझते होंगे, जिसमें हीट आपका क्या हो? इवॉल्व हो, डेल एच लेस देन क्या हो? 0। इसमें हीट आपका रिलीज होता है, हीट रिलीज। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने 11th में पढ़ा है इक्विलिब्रियम में। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, और बैकवर्ड देखिए सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बढ़ेगा, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका घटेगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग हो रहे हैं। सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के साथ जो पहले डिजोल्व था, अब सॉल्यूट सॉल्वेंट को छोड़कर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। thus on increasing temperature equilibrium shifts in a backward direction, इस डायरेक्शन में, on the basis of कौन प्रिंसिपल? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। Hence solubility of gas in liquid decreases। गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इतना ही कहानी जो है, अगर इसको हम कॉन्सिलिडेटेड फॉर्म में लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कॉन्सिलिडेटेड का मतलब क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म, इन ब्रीफ, तब क्या लिख सकते हैं? सीधा लिखेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। दैट मीन्स टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बहुत भारी चीज नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। यही सॉलिड वाला पढ़ेंगे तो उसमें कुछ दूसरा कंसेप्ट है, इससे थोड़ा सा हट करके है, आगे आपको बताया जाएगा। अभी आप गैस का सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, मिटा दें, इसको उतार लीजिए।
इसको उतारिए फटाफट। अब आज आपने क्या पढ़ा उसको थोड़ा हम समराइज कर लें और चेक कर लें कि आप सीखे अथवा नहीं सीखे। सबसे पहले मैंने बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, और दूसरा चीज़ मैंने बताया कि गैस की सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पर निर्भर करती है। आपने देखा नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट दोनों पर निर्भर सॉल्युबिलिटी करता है, और दूसरा आपने पढ़ा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो अब आप बताइए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होता है। आपका बिल्कुल क्विक आंसर होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब आप समझिए एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स वार्म वाटर में यानी हॉट वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि कोल्ड वाटर में। दो तरह के वाटर हैं, कोल्ड और क्या हॉट, सपोज कीजिए, तो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो अगर टेम्परेचर के इफेक्ट को आप ठीक ढंग से जानते हैं तो बड़ा आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर रहेगा तो वहाँ टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो ऑक्सीजन का उस वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा। वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो बताओ कि ब्रीदिंग किस में आसान होगा, हॉट वाटर में कि कोल्ड वाटर में। तो आप निश्चित कहेंगे कि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ज़्यादा अवेलेबल है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जो जीव जंतु हैं, तो उनको रेस्पिरेशन में कोई कठिनाई नहीं होगा, आसानी से ब्रीथ करेंगे। मेरी बात फॉलो कर लिए। एक्वेटिक एनिमल्स फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन दैट ऑफ हॉट वाटर। इसका प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दो बोतल है, ठीक है ना, दो बोतल ले लीजिए, दोनों ऊपर से आपका बंद है, सील है। इसमें भी आपका CO2 गैस है, वाटर है, इसमें भी CO2 गैस है, वाटर में आपका क्या है, डिजॉल्व है, ठीक है। इसको हम सोडा वाटर कहेंगे, या छोड़ो ना सोडा वाटर, तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक वाला ही बोतल ले लो, एक फ्रिज से निकालो और एक रूम टेम्परेचर पर आपका होना चाहिए थम्स अप का बोतल, और दोनों को एट ए टाइम आप खोलेंगे तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे किससे गैस आपका जल्दी निकल जाएगा, CO2। तो रूम टेम्परेचर वाला से CO2 जो है वो जल्दी एस्केप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, गैस कम सोलुबल वहाँ पर है लिक्विड में। और कोल्ड जो आपका वाटर है, कोल्ड जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, तो वहाँ से गैस आसानी से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आपका सोलुबल है, डिजॉल्व है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? नहीं, तो कौन आसानी से निकल जाएगा जी? रूम टेम्परेचर वाला फट से निकल जाएगा, और यही कोल्ड वाटर में धीरे धीरे आपका निकलेगा। इसमें आपका ज़्यादा सोलुबल होगा CO2, इसमें ये रूम टेम्परेचर पर है, आई आपका कोल्ड आपका है। तो यहाँ से गैस का एस्केपिंग जो होगा वह थोड़ा स्लोली होगा और यहाँ तेजी से होगा। क्यों तेजी से होगा? क्योंकि यहाँ पर कौन सोलुबल है, बहुत सारा गैस तो इसके ऊपर ही होगा, लिक्विड में होगा भी नहीं, लिक्विड में कम अमाउंट में गया है, लिक्विड के ऊपर आपका गैस है, और इसमें टेम्परेचर कम होने के कारण लिक्विड के अंदर आपका गैस है। तो कौन गैस जल्दी आसानी से एस्केप आउट हो जाएगा? तो निश्चित कहेंगे रूम टेम्परेचर वाला।
ये खुद आप अनुभव कर सकते हैं। CO2 गैस निकलता है, देखते हैं बबल्स आपको दिखाई देता होगा, बबल्स के रूप में बाहर आपका निकलता है। जब एप्लीकेशन बताएंगे तो आप खुद हेनरी लॉ का कहाँ हेनरी लॉ अप्लाई होता है आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of gas in liquid. This is most important. Third number, effect of pressure on a solubility of gas in liquid. देखो इसको समझो। सपोज करो कि यहां पर एक कंटेनर है, यह आपका लिक्विड फेज है। लिक्विड का मतलब सॉल्यूशन फेज है, ठीक है। और यहां गैसियस फेज है। एक पिस्टन लगा हुआ है आपका, गैस के ऊपर, गैस फेज के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया गया है। और यहाँ सपोज कीजिए कि गैस का जो प्रेशर है वो कितना है, P। P प्रेशर पर इस लिक्विड के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल्स डिसॉल्व। दैट मीन्स यहाँ जो सिस्टम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अब सॉल्यूशन में और अधिक गैस डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर गैस का जो अमाउंट है फिक्स्ड है, ठीक है ना। ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज कीजिए ये सब गैस मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन फेज में मौजूद हैं। बात करो कि प्रेशर कितना है आपका, प्रेशर आपका P। अब बताइए कि अगर हम गैस को कंप्रेस करें, गैस को क्या करें, कंप्रेस करें, तो नेचुरली ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो तो डिक्रीज कर जाएगा। जब आप मान लीजिए कि इसको कंप्रेस कर दिए गैस को, तो वॉल्यूम आपका क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर आपका बढ़ेगा ना जी। P भी इक्वल्स टू आप पढ़े हैं nRT, तो P इक्वल्स N/VRT होता है। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अब वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस एकदम क्लियर कट है इस आइडियल गैस इक्वेशन के आधार पर। तो आपने गैस को कंप्रेस किया, तो कंप्रेस किया तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। और वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक साइंटिस्ट था हेनरी ने देखा कि प्रेशर बढ़ाने पर जो आपका गैस मॉलिक्यूल है, पहले इसमें गैस मॉलिक्यूल, गैस इसमें डिसॉल्व नहीं कर रहा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। मेरी बात फॉलो करिए। सैचुरेटेड का मतलब यह हुआ कि अगर जितना गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फेज से गैस फेज में जाए और उतना ही गैस मॉलिक्यूल गैसियस फेज से किस में चला है, सॉल्यूशन फेज में लौट है, तो हम कहेंगे कि दोनों रेट क्या है, इक्वल है। तो दो अपोजिट प्रोसेस अगर इक्वल रेट से प्रोसीड करे तभी हम सिस्टम को कहते हैं कि किस में है, इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो। The rate of gaseous particles entering and leaving the solution is the same, then this system is said to be in dynamic equilibrium. Understand?
यानी कि यहाँ पर गैस का कोई अमाउंट नहीं बढ़ रहा है। कैसे अमाउंट बढ़ेगा? जितना इसमें इन करेगा उतना आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पर तो अमाउंट फिक्स्ड हो गया। इस लिक्विड में, इस सोल्यूशन में गैस का अमाउंट आपका क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? समझ लिया ना? तो यहाँ पर गैस का अमाउंट क्या हुआ? फिक्स्ड हो गया। जितना बाहर जा रहा है उतना ही अगर अंदर आए तो बताओ कि अमाउंट तो फिक्स्ड ना होगा। तुम्हारे पॉकेट में अगर 100 रुपया है, 2 रुपया तुम लॉस किया, मैंने गया, और 2 रुपया गेन भी कर लिया, तो तुम्हारे पॉकेट में कितना रुपया बचा है? 100। यानी कि वो अमाउंट क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। यही बात यहाँ भी हो रही है, कोई इसमें कोई दूसरा कोई फंडा नहीं है। क्लियर? तो इस बात को ऑब्जर्व करने का श्रेय किसको है? हेनरी को है। हेनरी ने ऑब्जर्व किया था कि प्रेशर अगर P से हम बढ़ा करके क्या कर दें? P डैश कर दें, तो इसमें गैस मॉलिक्यूल, गैस पार्टिकल की जो संख्या होगी वो भी आपका बढ़ जाएगा। दैट मीन्स गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यह है किसने ऑब्जर्व किया? हेनरी ने ऑब्जर्व किया, और इसी को हेनरी लॉ के नाम से हम जानते हैं। प्रेशर बढ़ाने पर यहाँ P डैश ग्रेटर देन क्या है? आपका P है। पहले P प्रेशर पर गैस आपका इसमें डिजॉल्व नहीं कर रहा था, लेकिन प्रेशर जैसे ही हम P डैश कर दिए, मैंने प्रेशर बढ़ा दिए, सॉल्यूशन के ऊपर गैस का प्रेशर हम बढ़ा दिए, तो आपने देखा कि गैस मॉलिक्यूल इसमें इंटर करना स्टार्ट कर दिए। यानी कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। और इस बात को बताने का श्रेय किसको है? हेनरी को है। और इसी को हम हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशन between solubility of gas and pressure was given by Henry. This is called Henry's law. इसी को बच्चों हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। मैंने लिखा कि क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर वाज गिवन बाय हेनरी एंड दिस इज कॉल्ड हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को अगर हम स्टेट करें तो क्या लिख सकते हैं? अगर क्वेश्चन आपका हेनरी लॉ आ जाए तो आराम से आप उसको स्टेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हेनरी लॉ कैन बी स्टेटेड एज the solubility at a constant temperature the solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas present above liquid or a solution. ठीक है? At constant temperature
the solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas present above a liquid or a solution। इसी को हेनरी लॉ के नाम से जाना जाता है। सॉल्यूशन के ऊपर गैस का जितना पार्शियल प्रेशर होगा, इसको प्रेशर के जगह पर पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर का मीनिंग होता है इंडिविजुअल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ आपने पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए गैस का मिक्सचर है तो हर गैस का अपना अपना प्रेशर होगा, तो उसके इंडिविजुअल प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर करते हैं, और कोई विशेष इसमें कुछ नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट एबव लिक्विड और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी लिक्विड के ऊपर जितना गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा गैस उस लिक्विड में क्या करेगा, डिजॉल्व होगा, यानी कि उसका सॉल्युबिलिटी होगा। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? अब इसको हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी, शॉर्टकट में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, पी। पी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पी अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, पी अगर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? और यह बात किसने बताया था? हेनरी बाबा ने, इसलिए इसी को हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। तो ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, एकदम आसान है। अब देखो, हेनरी लॉ को और भी दूसरे ढंग से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम मास के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को हम मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम आपके सिलेबस के अनुसार मास के टर्म में अगर सॉल्युबिलिटी होगा तब हेनरी का लॉ क्या होगा, और मोल फ्रैक्शन के रूप में अगर सॉल्युबिलिटी होगा तब हेनरी का लॉ क्या कहेगा। इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, और रटना नहीं है, समझ करके इसको लिखना है। समझ जाएंगे तो अपने से लिखेंगे, इसमें रटना क्या है। देखिए, सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी मास के टर्म में और मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तुम्हारा लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर। तो मास के टर्म में सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर यह जानते हो तो आसानी से लिख लोगे। अब देखो, सॉल्युबिलिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, हेनरी लॉ may also be stated as mass of gas dissolved in a unit volume of a liquid, liquid means solvent, is a directly proportional to partial pressure of gas at a constant temperature। सही होगा जी। सॉल्युबिलिटी के लिए हम लिखेंगे मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये सॉल्युबिलिटी हो गया, सपोज कीजिए। ये किसका वर्क कर रहा है, सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो पार्शियल प्रेशर का। अगर मान लो कि गैस
का जो मास यूनिट वॉल्यूम में जो डिजोल्व है वो एम हो, एम ग्राम। तो इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या पी। एम क्या है? मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तब तुम जानते हो कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट के रूप में हम केज का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह हेनरी लॉ से रिलेटेड है तो के माने कांस्टेंट हो गया, एच माने क्या हो गया? हेनरी, हेनरी कांस्टेंट। तो एम इज इक्वल्स टू केच इंटू पी। केच यहां पर क्या है? केच आपका हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है, नेचर ऑफ solvent liquid, solvent means liquid, and टेम्परेचर। तीन चीज पर निर्भर करेगा, गैस के नेचर पर, सॉल्वेंट यानी लिक्विड के नेचर पर और टेम्परेचर पर। डिफरेंट अगर गैस हो, टेम्परेचर आपका सेम हो तो केज का वैल्यू भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और एसी गैस है, ठीक, टेम्परेचर यहाँ भी टी है, यहाँ भी क्या है? टी है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? सॉल्वेंट भी आपका वही है, सॉल्वेंट सेम है। सपोज कीजिए कि यहाँ सॉल्वेंट के रूप में क्या है? H2O है, यहाँ भी क्या है? H2O है। तो केज का वैल्यू x और इसका अगर y आए तो याद रखना कि x डज नॉट इक्वल टू y होगा। x y सेम आपका नहीं होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट केज वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर एंड फॉर द सेम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी कहें चाहे मत कहें, सॉल्वेंट तो होगा ही। सॉल्वेंट कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, अब कुछ टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो टेम्परेचर भी फिक्स कर दिए, सॉल्वेंट भी आपका फिक्स हो जाए, और गैस आपका डिफरेंट हो तो केज का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। आगे हम टेम्परेचर का पढ़ेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा केज पर। अब यहाँ पर समझ गए होंगे हमारे समझ से। तो एक फॉर्मूला आपका मिल गया, m इक्वल्स टू केज इंटू कितना? P। अब देखो केज का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ केज। अब इसमें रखना है, निकाल लोगे। केज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? m अपॉन p। m का यूनिट ग्राम और p का यूनिट atm, तो ग्राम पर atm। m का यूनिट ग्राम और p का यूनिट बार, तो ग्राम पर बार। तो ये सब केज का यूनिट इस इक्वेशन के बेसिस पर हो सकता है, ठीक है। अब देखो यह y बराबर mx के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? y बराबर mx। तो बताओ कि स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगा ना? ग्राफ खींचोगे, सपोज करो कि यहाँ पर m है और यहाँ पर क्या है? p है। तो ग्राफ खींचोगे तो यही ग्राफ मिलेगा, ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से। ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन है, और यहाँ जो स्लोप होगा, स्लोप आपका केज के बराबर होगा। स्लोप किसके बराबर होगा? केज के बराबर। स्ट्रेट लाइन मिलेगा इसका ग्राफ, m इक्वल्स टू केज इंटू पी का। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लो कैसे बनेगा। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि द पार्शियल प्रेशर of ethane over a saturated solution containing
6.56 into 10 to the power minus 2 gram ethane is a 1 bar. If a solution contains 5.00 into 10 to the power minus 2 gram ethane, find a partial pressure of ethane. एथेन का पार्शियल प्रेशर निकालना है अगर सॉल्यूशन में 5.00 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम एथेन क्या हो, प्रेजेंट हो। अब देखो फर्स्ट केस में आप देखो तो यहाँ पर एथेन का मास दिया हुआ है, मास, अब प्रेशर भी दिया है, पी भी दिया है, पार्शियल प्रेशर इसका दिया हुआ है, केएच का वैल्यू दिया नहीं है, हेनरी कांस्टेंट का मान पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे बोलिए, कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल्स टू KH इंटू पी, ठीक है ना जी। तो KH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m अपॉन p, m का वैल्यू 6.56 इंटू 10 के पावर माइनस 2, इसका 1, तो 6.56 इंटू 10 के पावर कितना माइनस 2 ग्राम पर बार, ये केस का वैल्यू निकल गया। अब फिर हम हेनरी लॉ का उपयोग कर लेंगे तो पार्शियल प्रेशर भी निकाल लेंगे। अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूला m इक्वल्स टू KH इंटू पी, सेकेंड केस में तो बताओ कि p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m अपॉन KH। m कितना है 5.00 इंटू 10 के पावर माइनस 2, और KH कितना निकल गया 6.56 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये कैंसिल, तो 5/656, ठीक है ना, इतना बार आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला का प्रॉपर यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, थोड़ा सा बुद्धि खर्च करना है, समझ में। हाँ थोड़ा सा यहाँ देखो, अब डेसिमल यहाँ 2 डिजिट है, इसके बाद भी 2 डिजिट है, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, अब 5 नहीं लिख सकते हो, 500 होगा ना, 500 पे कितना हो जाएगा 656, केवल 5 पे इतना नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अगर मान लो कि सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया गया हो तब आपका हेनरी लॉ क्या होगा। हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में कैसे हम इसको स्टेट करेंगे। अगर गैस का सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हुआ हो तो हेनरी लॉ क्या होगा, यही मेरा कहने का मीनिंग है। आप लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस is directly proportional to partial pressure of gas present above a solution, ठीक है। ऐसे भी हेनरी लॉ आप लिख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को अगर मोल फ्रैक्शन में हम एक्सप्रेस करेंगे तो सॉल्युबिलिटी के जगह पर हम मोल फ्रैक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आपने पढ़ा ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी के जगह पर मोल फ्रैक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। तुम ऐसे ही समझो ना, मान लो कि यहाँ पर
कोई आपका लिक्विड है, अब इसमें मान लो कि ज्यादा गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो सॉलिडिटी ज्यादा है कि कम है, तो निश्चित कहोगे कि सॉलिडिटी क्या है, ज्यादा है। गैस पार्टिकल्स इसमें ज्यादा होगा तो उसका मास ज्यादा होगा। मास के टर्म में भी आप सॉलिडिटी को एक्सप्रेस कर चुके हैं इसके पहले जो मैंने बताया। तो गैस पार्टिकल ज्यादा तो मास ज्यादा, अब मास ज्यादा होगा तो मोल ज्यादा, अब मोल अगर ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो सॉलिडिटी को आप मास के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल के रूप में भी कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन आपका ज्यादा होगा तो सॉलिडिटी उसको ज्यादा मानेगी। ऐसा कब होगा, जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूशन में गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ई में कहाँ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट एबव सॉल्यूशन। इसको दूसरे ढंग से भी, अच्छा मान लो कि यहाँ पर दिया है x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, तो क्या इसको हम y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर को हम पहले कर दे रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को बाद में। यही कॉमनली यूज्ड फॉर्म है किसका, हेनरी लॉ का। यानी हम लिख सकते हैं द मोस्ट कॉमनली used form of Henry's law is क्या है, ये ज्यादा चलता है, इसका कम प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे बोलो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in a vapor phase is directly proportional to its mole fraction in a solution। ठीक है ना। तो राउल्ट का राउल्ट हम करें हेनरी राउल्ट मत याद करने लगिएगा। हेनरी का नियम अगर आ जाए एग्जामिनेशन में लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हैं। मास वाला लिख लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए और चाहे सीधा सॉलिडिटी वाला लिख लीजिए। तीनों में से कोई भी लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल मास वाला पर मिलेगा आपका एक्सरसाइज में, और इस पर न्यूमेरिकल बनाने में आपका इसका यूज होगा। तो मैथमेटिकली इसके लिए क्या लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं ना जी। पार्शियल प्रेशर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x क्या है, x आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन। तो बताओ कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा ना, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KH इंटू x। यह न्यूमेरिकल बनाने में आपका यूज होगा। यहाँ भी KH क्या है, KH आपका हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज है कांस्टेंट, ठीक है। तो KH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/x। इसका यूनिट अगर कोई पूछे इस इक्वेशन के आधार पर तो क्या होगा बोलो तो, प्रेशर का मान लो KTM, अब मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, तो इसका यूनिट आपका ATM हो सकता है। अगर प्रेशर को हम बार में एक्सप्रेस करें तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, बार हो सकता है। तो ATM में भी हो सकता है, बार में भी हो सकता है, ठीक है। किलो बार में भी आप कर सकते हैं, किलो बार, ठीक है। मिटा दें इसको। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दिमाग में रखिए, दिमाग में आपको रखना है इस बात को।
H इक्वल्स टू आपका मिलेगा P बाई कितना x। प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो बताओ कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हम x लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो KH क्या होगा, घटेगा। मोल फ्रैक्शन अगर घटेगा तो KH क्या होगा, बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन का मीनिंग होता है सॉल्युबिलिटी। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, ये आपका मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन ये आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को। मोल फ्रैक्शन मीन्स सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन मीन्स। तो बताओ क्या लिखेंगे, KH का मान अगर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा जी, डिक्रीज करेगा। KH का मान अगर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा गैस का, इंक्रीज करेगा। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आपको याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ KH। KH के वैल्यू में अगर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी गैस का लिक्विड में डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो, तुम इसके पहले पढ़े हो, अभी पढ़े हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी सॉल्युबिलिटी आपका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ध्यान दो यहाँ पर और यहाँ ध्यान दो। KH बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज और टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। तो KH और टेम्परेचर में एक रिलेशन निकल गया, वह रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। अरे दोनों तो एक ही जैसा फंक्शन कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, टेम्परेचर। तो आप नोट में लिख सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, फर्स्ट सॉल्युबिलिटी decreases with a increase in KH value। दूसरा KH increases with increase in temperature। अंडरस्टैंड। अब जरा समझ गए हैं तो मेरे क्वेश्चन का एक उत्तर दे दीजिए। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, यहाँ भी नाइट्रोजन गैस है, टेम्परेचर यहाँ 298 केल्विन और सॉल्वेंट के रूप में यहाँ वाटर है। यहाँ भी टेम्परेचर हम कर दिए, थोड़ा बढ़ा दिए, 303 केल्विन और सॉल्वेंट के रूप में कौन है, वाटर। KH का मान यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। बताइए क्या x बराबर y होगा, क्या x ग्रेटर देन y होगा, या x लेस देन y होगा। तीनों में से क्या होगा, जरा सोच लीजिए। एकदम आसान। मैंने क्या पढ़ा, अभी बताया। यहाँ पॉइंट देखिए, KH इंक्रीज करता है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर 298 से आपने बढ़ा करके कितना कर दिया, 303, 303। तो बताओ कि यहाँ पर मान क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन क्या होगा, एक से लेस देन क्या होगा, y। दैट मीन्स y ग्रेटर देन x। दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। तो x लेस देन y कहाँ पर है, x लेस देन y, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। यानी कि y का वैल्यू निश्चित रूप से ज्यादा मिलेगा KH का वैल्यू, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, ज्यादा है और यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम है। गैस सेम भी रहेगा तो ऐसा होगा। तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है कि KH टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है, और कोई विशेष इसमें है नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गया। तो ये हेनरी लॉ हो गया, मैंने कई तरह से डिफाइन करना आपको सिखाया, ठीक है ना। आप, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम
इस पर इसका बताएंगे लिमिटेशन, इसका एप्लीकेशन हेनरी लॉ का, और इस पर और भी न्यूमेरिकल्स आपको हम बनवा देंगे। अगला वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।